दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। जी हां, चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार अभियान भी चला रहे थे। जी हां, हालांकि कल शाम 5 बजे के बाद पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान पर रोक लगा दी गई है। जी पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होना है। वही पहले चरण के लिए 15,328 उम्मीदवारों ने अलग अलग पद के लिए नामांकन किया है। जी इस बार पहले चरण के लिए पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने नामांकन किया है। जी नामांकन भरने वाले पुरुषों की संख्या जहां 7,235 है तो वहीं 8,093 महिलाएं इस बार पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण में ज्यादातर नक्सल प्रभावित जिलों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में चुनाव होना है। दोस्तों मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार के स्कूली पाठ्यक्रम में रामायण को शामिल करने पर बिहार की सियासत तेज हो गई है। जी हां, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया है। जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी से सवाल की गई तो उन्होंने इशारों में जीतन राम मांझी पर हमला बोल दिया। बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भगवान राम पर हम लोग कभी समझौता नहीं करते हैं। हमारी 5 सरकारें चली गई, भगवान राम में हम लोगों की पूरी आस्था है। भगवान राम के लिए हम लोग कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की तरह बिहार के स्कूली पाठ्यक्रम में रामायण को शामिल करने पर तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने हामी भरी, लेकिन यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि रामायण की कहानी सत्य पर आधारित नहीं है। यह राम महापुरुष थे, वे इस बात को भी नहीं मानते हैं। जहां उन्होंने रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताया है। जहां जीतन राम मांझी ने कहा कि रामायण की कहानी को वे सत्य नहीं मानते। उन्होंने यह भी कहा है कि श्री राम को कहा जाए कि वे महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को भी वे नहीं मानते हैं। जिसके बाद जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक बवाल पैदा हो गया है। दोस्तों बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जब बहुत जल्द आपके घर का मीटर बदल जाएगा। जब बिजली कंपनी ने अब मिशन 42 माह के लक्ष्य के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जब इसके तहत योजना बन रही अगले 42 महीनों में बिहार के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। जहां सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए भेजा जा रहा है। जब बिजली कंपनी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार नई योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना शुरू होगी। छोटे शहरों को भी शामिल किया जा रहा है। जिन छोटे शहरों में कनेक्शन की संख्या अधिक है वहां प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। जी हां, बिजली कंपनी के एक अधिकारी ने बताया है कि एक साथ सभी इलाके में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम आरंभ नहीं होगा। योजना यह बने कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में अलग अलग क्षेत्र चिन्हित कर लिए जाए। कौन से इलाके में कब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम आरंभ होगा, इसकी पूरी योजना पहले से ही तय रहेगी। जहां एक क्षेत्र में काम पूरा हो जाने के बाद ही दूसरे क्षेत्र में काम शुरू किया जाएगा। अगले 42 महीने में सभी जगहों का काम पूरा हो जाए, इस लक्ष्य के साथ काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार के नल जल योजना से गरीबों को पीने का पानी मिला या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन राजनेताओं के घर जरूर भर गए हैं। यह नल जल योजना में भ्रष्टाचार की चारों ओर मिल रही शिकायतों के बीच विस्फोटक खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी खुलासा हुआ है और खुलासा यह हुआ है कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को इस योजना में 53 करोड़ का ठेका मिला है। यह तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है, उनकी बहू नल जल योजना की ठेकेदार बन गई है, जिन्हें पहले से ही ऐसा करने का कोई अनुभव नहीं था। जब नल जल योजना को लेकर यह सनसनीखेज खुलासा एक अंग्रेजी अखबार ने किया है। जहां अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने कटिहार जिले में नल जल योजना के ठेकेदारों की गहन पड़ताल की और उसमें यह बातें सामने आई है।
आपको बता दूं कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार से ही विधायक हैं। वे कटिहार से लगातार चौथी दफे विधायक चुने गए हैं। जी हां, अंग्रेजी अखबार की पड़ताल के मुताबिक साल 2019-20 में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PHED ने कटिहार जिले में नल जल योजना के 36 प्रोजेक्ट को मौजूदा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नाते रिश्तेदारों को सौंप दिए हैं। नल जल योजना के तहत कटिहार में जिन ठेकेदारों को काम मिला उनमें तारकिशोर प्रसाद की बहू पूजा कुमारी, तारकिशोर प्रसाद के साले प्रदीप कुमार भगत और डिप्टी सीएम के करीबी प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार शामिल है। जहां बिहार सरकार की PHED विभाग ने नल जल योजना के ठेके बांटने में दिलचस्प खेल खेला है। जहां कटिहार जिले में भौरा पंचायत है, इसमें 13 वार्ड है। सारे वार्ड का काम तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को सौंप दिया गया है। जहां कुछ वार्डों का काम तारकिशोर प्रसाद की बहू पूजा कुमारी को सौंपा गया तो बाकी का काम उनके साले प्रदीप कुमार भगत से जुड़ी कंपनियों को। दोस्तों, बिहार में औसत से अधिक बारिश हो रही है। यहां मानसून का मिजाज बेहतरीन रहा है। 113 दिनों में होने वाली बारिश ने औसतन के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। इस दौरान 1017 mm बारिश दर्ज की गई है जो औसत से 6% अधिक है, जबकि अभी 9 दिन और बचे हुए हैं। इधर बंगाल की खाड़ी से बिहार में प्रवेश होने वाली नमी चक्रवाती हवाओं की वजह से पिछले 9 दिनों में 10 mm बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 2021 में बारिश का रिकॉर्ड पिछले साल 2020 की तुलना में 65% कम होने का अनुमान है। जब बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां कम बारिश हुई है। साल 2021 में पटना, मुंगेर, शेखपुरा सहित 18 जिलों में औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 2020 में 19 जिलों में औसत से कम बारिश हुई थी। इस मानसून के दौरान सबसे अधिक बारिश पश्चिमी चंपारण में दर्ज की गई है। इस दौरान पश्चिमी चंपारण में 1996 mm बारिश हुई है जो सामान्य से 774 mm अधिक है। पूर्णिया में सबसे कम 805 mm बारिश हुई है। दोस्तों, बिहार में लोग अभी कोरोना की मार झेल रहे थे कि इस बीच वायरल फीवर ने दस्तक दे दी। जब बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर ने अपना पैर पसार दिया है, वहीं वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे कल के दिन भी अस्पताल पहुंचे। जब बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले 946 बच्चे सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे जो वायरल फीवर से पीड़ित थे। वहीं 50 गंभीर बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया। वहीं बिहार में वायरल बुखार के कारण कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक राहत भरी खबर है। दरअसल 78 बच्चों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है, जहां किसी भी बच्चे में चिकनगुनिया, मलेरिया या फिर अन्य कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं। वहीं वायरल फीवर की वजह से बिहार में जगह जगह दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही बीमारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों की माने तो मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि हमने अपने आसपास साफ सफाई रखने की जरूरत है। पानी जमा होने नहीं देना है, क्योंकि जमा हुआ पानी मच्छर का वाहक होता है। जहां समय समय पर दवाओं का छिड़काव करना है। दोस्तों, पुलिस सेवा में आखिरकार ट्रांसजेंडरों को जगह मिल गई है। रचित राज्य प्रदेश के यानी कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। इसके अलावा उनके नाम पर एक और ख्याति दर्ज की गई है। रचित देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही हो गए हैं, यानी कि रचित देश के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही हो गए हैं। 23 वर्षीय रचित को बिहार के कैमूर जिले के SP के बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त की गई है। 23 वर्षीय रचित 2018 बैच के सिपाही है। वे बताते हैं कि जहां पर काम कर रहे हैं सभी मान सम्मान देते हैं। मेरी पहचान के साथ लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। नाम बदलकर रचना से रचित बने पहले ट्रांसमैन ने बताया है कि उनके लिए यह आसान नहीं रहा, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जहां कांग्रेस के एक नेता संजीव सिंह ने तेजस्वी यादव पर लोकसभा चुनाव में टिकट देने के वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। संजीव सिंह ने इस मामले में तेजस्वी यादव, मीसा भारती, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत आधा दर्जन लोगों पर आरोप मरा है। संजीव सिंह ने अपने आरोप में कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने मुझसे भागलपुर लोकसभा सीट से टिकट लेने के नाम पर 5 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने तेजस्वी यादव को 5 करोड़ की रकम दे दी है, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी बात से मुकर गए हैं। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव की बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी शामिल है। इन सब ने मुझे टिकट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दे दी। संजीव सिंह के इस बयान के बाद कोर्ट ने पटना के SSP के जरिए कोतवाली थाने में सभी आरोपों के खिलाफ यानी कि आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। वही कोर्ट के आदेश के बाद बिहार की सियासत फिजा में शोले भड़क उठे हैं, यानी कि आग भड़क उठे हैं।
दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहां लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं। जहां राजद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअली संबोधित किया और नेताओं से बहुत सारी बातें की। जहां उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उन्हें अपने घर पर आरजेडी का झंडा लगाना चाहिए। जहां पटना में पोलो रोड में स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं पटना आऊंगा तो बिहार के सभी जिलों में जाऊंगा। प्रत्येक जिले में यानी कि बिहार के हर एक जिले में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हर किसी को मौका मिलेगा, हर किसी को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो हार जाता है वह पार्टी छोड़कर भाग जाता है, जिसे टिकट नहीं मिलता है वह नाराज हो जाता है, वह अपने ही उम्मीदवारों को हारने में लग जाते हैं। वह सोचता है कि सामने वाला हारेगा तो हमको टिकट मिलेगा। यह बात ठीक नहीं है। पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति वफादारी निभानी चाहिए। ये बातें लालू प्रसाद यादव ने कही है। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव ने फिर कहा है कि आरजेडी के नेता या कार्यकर्ता कहीं भी जाए तो अपने साथ हरे रंग का गमछा रखें। वह लाइसेंस है, जिसे नहीं मालूम उसे भी पता चलेगा कि आप आरजेडी के नेता हैं। अधिकारी पदाधिकारी भी जानेंगे कि आप आरजेडी के नेता है। हरा गमछा या फिर हरे रंग की टोपी पहननी चाहिए। घर घर पार्टी का झंडा लगाकर रखना चाहिए। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार के 16 विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जब मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तहत सरकार के विभागों में खाली पड़े 555 पद भरे जाएंगे। किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातक पास युवा इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप www.bpsc.bih.nic.in/ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के पटना, भागलपुर, गया, पूर्णिया समेत किसी भी शहर में आप घर बनाना चाहते हैं तो फिर आप लोन लेकर घर बना सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में जाकर आवेदन देना होगा। साथ ही साथ जमीन से संबंधित कागजात भी जमा करने होंगे। खबर के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई घर बनाने के लिए रियल्टी होम लोन देती है। आप एसबीआई रियल्टी के तहत प्लॉट पर घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं। लोन के मंजूर होने की तारीख से 5 साल के अंदर अंदर तक की कंस्ट्रक्शन पूरी हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि कोई भी बैंक घर बनाने के लिए लोन की पूरी राशि एक साथ नहीं देता है। यह निर्माण की प्रगति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपके घर का निर्माण होता जाएगा वैसे वैसे बैंक भी आपके अकाउंट में लोन की राशि भेजेगी। अगर आप घर बनाने के लिए लोन निकाल रहे हैं तो फिर आपको आय के दस्तावेजों के अलावा आपको जमीन के दस्तावेज दिखाने होंगे जो भूमि पर आपका मालिकाना हक साबित करें। इसके बाद ही आप बैंक से लोन ले सकते हैं। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चल रहे प्रयासों के बीच अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में भारत को लेकर खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अन्य धर्मों की तुलना में मुस्लिम सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद हिंदुओं का नंबर आता है और जैन धर्म मानने वाले सबसे कम बच्चे पैदा करते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट में ये बात कही गई है। और कहा गया है कि लगभग सभी धर्मों में बच्चों की जन्म दर में गिरावट देखी गई है। यूएस थिंक टैंक प्यू रिसर्च की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मुस्लिमों में कुल बच्चे पैदा करने की दर में गिरावट आई है। यह दर साल 1992 में प्रति महिला 4.4 थी, जो घटकर 2015 में 2.6 बच्चे हो गई है। हालांकि अभी भी सबसे ज्यादा बच्चे मुस्लिम ही पैदा करते हैं। प्यू रिसर्च ने कहा है कि भारत के प्रत्येक धार्मिक समूह में बच्चों को पैदा करने की दर में गिरावट आई है। इसमें बहुसंख्यक हिंदू, अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़े धार्मिक समूहों में मुस्लिमों में अभी भी सबसे ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। इसके बाद हिंदू 2.1 आते हैं। जैन धर्म मानने वाले लोग सबसे कम 1.2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। यह सामान्य पैटर्न साल 1992 की तरह से ही है। पीयू ने कहा है कि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच बच्चे पैदा करने की दर में व्याप्त अंतर भी कम हुआ है। जहां पीयू रिसर्च ने कहा है कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में मुस्लिम आबादी अन्य धार्मिक समूह की तुलना में तेज गति से बढ़ी है। हालांकि साल 1951 में पहली बार जनगणना के बाद से अभी तक जन्म दर में गिरावट के कारण सभी धार्मिक गुटों में कुल मिलाकर बहुत थोड़ा ही बदलाव हुआ है। भारत की 1.25 अरब की आबादी में हिंदुओं की संख्या 79% है। जहां ये साल 2001 में हुई जनगणना के मुकाबले 0.7% ही कम है।
दोस्तों, इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस टीम ने धर्मांतरण के मामले में मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। जहां इस मामले में एटीएस ने पूछताछ के बाद लखनऊ में बड़े खुलासे किए हैं। एटीएस के अनुसार उसे हवाला के जरिए विदेशों से फंडिंग की जाती थी। वे लोगों को प्रभावित करके शरीयत व्यवस्था लागू करने और फिर जनसंख्या अनुपात बदलने के लिए वृद्ध स्तर पर धर्मांतरण करवा रहा था। जहां ये पुलिस ने कहा है। जहां कलीम की गतिविधियां संदिग्ध होने का शक जताया गया था, यह भी पुलिस ने कहा है। यूपी एटीएस लंबे समय से उस पर नजर रखे हुई थी। चर्चा यह भी है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने ही पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री सना खान का निकाह कराया था। दोस्तों, बिहार में आज दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, नवादा में और दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व जिले के कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। ऐसी स्थिति कल भी बने रहने की संभावना है। जहां मौसम विज्ञान की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। जहां मौसम वैज्ञानिक की माने तो बिहार में मानसून की सक्रियता देखी जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का केंद्र बनने से बिहार में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। जब मानसून की ट्रफ लाइन इन दिनों जैसलमेर, कोटा, गुना, सिद्दी, रांची होते हुए पश्चिम बंगाल में बने कम दबाव का क्षेत्र होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। दोस्तों, बिहार के पटना, गया, भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा समेत बिहार के सभी शहरों में लोग जमीन खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग लोन नहीं ले पाते हैं। जहां आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी बातों के बारे में जिन बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग लोन निकाल सकते हैं और जमीन खरीद सकते हैं। जी हाँ, बिहार में जमीन खरीदने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये बात जरूरी जान लें। जी हाँ, बात यह है कि आपको बता दूं कि लैंड लोन के लिए ऋण राशि कम होती है। जी हाँ, आपको जमीन खरीदने के लिए संपत्ति की लागत का 70% से 75% तक लोन मिल सकता है। अगर जमीन निगम या फिर नगर पालिका सीमा के भीतर स्थित है तो आपको जमीन खरीदने के लिए लोन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपके जमीन का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दूं कि लैंड लोन में कर्ज चुकाने की अधिकतम अवधि 15 साल हो सकती है, इसलिए आप लोन लेते समय इसका ध्यान रखें। अगर आप बिहार के पटना, गया, भागलपुर जैसे बड़े शहरों में जमीन खरीद रहे हैं तो फिर बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा। दोस्तों, देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अगले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कांग्रेस को तैयार करने में जुट गए हैं। यह सबसे पहले हुए कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने जा रहे हैं। यह जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यह कन्हैया कुमार के साथ 2 अक्टूबर को गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी पार्टी में शामिल होंगे। यह पहले शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर 28 सितंबर को कन्हैया पार्टी में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 2 अक्टूबर तक कर दिया है। कन्हैया कुमार की पिछले दिनों राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। दोनों मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद रहे। यह बिहार कांग्रेस के नेता अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे इतना जरूर कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती के दिन कांग्रेस में सभी गांधीवादी का स्वागत है। कन्हैया कुमार यदि शामिल होते हैं तो फिर उनका स्वागत है। आपको बता दूं कि कन्हैया के कांग्रेस में जाने की चर्चा तब से शुरू हुई है जब उन्होंने सीपीआई मुख्यालय में अपना दफ्तर खाली कर दिया। सीपीआई के अंदर कन्हैया को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद से ही सवाल उठने लगे थे। यहां तक कि अनुशासनहीनता को लेकर सीपीआई की हैदराबाद में हुई बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बाद अब डीएलएड की परीक्षा में भी सालवर गैंग का खेल सामने आया है। डीएलएड की परीक्षा में दूसरे के बदले एग्जाम देने वाले 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पटना के कंकरबाग थाना इलाके से सामने आया है, जहां डीएलएड परीक्षा में दूसरे के बदले बैठी 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस ने जिन महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया है वे सभी स्कॉलर है और दूसरे की जगह खुद परीक्षा में शामिल हो रहे थे। इन सभी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। कंकरबाग के थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह के मुताबिक डीएलएड की परीक्षा में सालवर गैंग की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। थानेदार ने कहा है कि इसके अलावा उन अभ्यर्थियों पर भी केस दर्ज किया गया है जिनकी जगह ये परीक्षा में शामिल हुए थे। जब पुलिस ने जिन स्कॉलर्स को गिरफ्तार किया है वे मधेपुरा, नालंदा, सुपौल और मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो फिर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। इन सब के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं और उसके कॉल डिटेल्स की पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, यह किसी तरह सामने आ ही जाती है। जब बचपन से संगीत का शौक पाल रहे सुरीली आवाज के जादूगर आशुतोष कुमार झा बॉलीवुड में प्रवेश पाकर अररिया जिले सहित बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं।
जहां अररिया जिले के फॉरबिसगंज प्रखंड के डुमरिया गांव के भगवान झा और रानी झा के पुत्र और सेवानिवृत्त शिक्षक बासुकीनाथ झा के पौत्र इतनी जल्दी गायिका में धूम मचा देंगे किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा की भरपूर मदद मिल रही है। खास बात यह है कि आशुतोष के खुद के कंपोज किए गए गाने प्यार में आशिक देहरादून में 1 सप्ताह पहले ही टी सीरीज ने रिकॉर्ड किया है, जो जल्द रिलीज होने वाले हैं। जब बॉलीवुड में अररिया की उभरती हुई अभिनेत्री अर्पणा मल्लिक की आने वाली फिल्म में भी युवा गायक की आवाज सुनने को मिलेगा। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने पंचायत चुनाव कराने के तरीके पर सवाल खड़ा कर दिया है, जहां ईवीएम और वीवीपैट मशीन के उपयोग को लेकर भी संदेह प्रकट किया गया है। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण का प्रचार प्रसार कल बुधवार को ही थम गया है। जहां पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, पर्चा या फिर अन्य सामग्री के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। जहां बिहार में ये चुनाव पार्टी आधारित नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने कई मुद्दे पर आपत्ति जताई है। जय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने पंचायत चुनाव को देखते हुए 4 पन्नों का फोल्डर तैयार किया है, जिसमें 16 साल की यात्रा विवेकानंद से तबाही तक के जरिए कई बातों को सामने रखा है। जब कांग्रेस ने बिहार पंचायत चुनाव में वीवीपैट के उपयोग को संदेहास्पद बताया है। पार्टी के अनुसार 4 महत्वपूर्ण पदों पर ईवीएम के माध्यम से मतदान कराना अनुचित है। जहां कहा गया है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की हुई है, जिसके फैसले का इंतजार अभी तक है। जबकि चुनाव अब सिर पर आ चुका है और कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादास्पद बयान अब्बा जान के मामले में दाखिल परिवाद की सुनवाई मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट करेगी। यह कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने 13 सितंबर को योगी के खिलाफ यह परिवाद दाखिल किया था। हाशमी के वकील मनोज कुमार सिंह के मुताबिक परिवाद दाखिल करने के बाद हाशमी को धमकियां मिल रही है। मोबाइल फोन पर धमकी भी भरे मैसेज आ रहे हैं। उनको जान से मारने की भी धमकी मिल रही है। दोस्तों, दिवाली छठ पर बिहार आने के लिए ट्रेन टिकट फुल हो चुके हैं। जहां रेलवे के द्वारा अभी तक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में अगर आप बिहार आना चाहते हैं तो फिर आप इंडिगो और स्पाइस जेट की फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। जहां एक रिपोर्ट की माने तो आनंद विहार मालदा एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, पवन एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति समेत कई ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। जहां इन ट्रेनों की टिकट फुल हो चुकी हैं। आप दिवाली छठ पर बिहार आने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद से दरभंगा के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। जहां वहीं देश के अन्य शहरों से आप पटना के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। आप जल्द टिकट बुक करें, क्योंकि टिकटों के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। दोस्तों, लोजपा सांसद चिराग पासवान ने बिहार में विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि वह 1 मैन आर्मी है, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं लेते हैं, खुद ही सारे फैसले करते हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा और जदयू नेता और विधायक से पूछा है कि वे दिल पर हाथ रखकर बता दें कि किसी भी योजना के लिए उनसे विचार लिया गया है। जब पूर्णिया दौरे पर आए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दो कि बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कहा था कि आज चिराग पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के घर पहुंचे हैं। इससे पहले उनके पिताजी भी सत्ता में थे, तो उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, जो आज चिराग सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर चिराग पासवान ने सीधे एक टूक में कहा है कि मंत्री साहिबा अच्छी तरीके से जानती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिंगल मैन आर्मी है। सहयोगी तो दूर की बात है, वे खुद अपने मंत्रियों से भी सलाह नहीं लेते हैं, जहाँ खुद से सारा काम करने में विश्वास करते हैं। किसी भी योजना या फिर किसी भी कार्य करने के लिए यानी कि काम करने के लिए खुद फैसला लेते हैं। भाजपा के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि उनसे ही पूछिए, दिल पर हाथ रख करके बताएं कि उनसे कितनी राय मांगी जाती है। मुख्यमंत्री और उनके 4-5 अधिकारी सिर्फ यही लोग बिहार चला रहे हैं। आपको बता दो कि चिराग पासवान बीती रात पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर उनके घर आए थे। रात्रि विश्राम और उनके घर भोजन भी किया था। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा रामायण और श्री राम के अस्तित्व को लेकर दिया गया ताजा बयान का जमकर विरोध किया जा रहा है। यह खासकर भाजपा के मंत्री और विधायकों ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उन्हें राक्षस तक
कह दिया है। हालांकि इसके बाद भी जीतन राम मांझी ने अपने बयान पर कायम रहने की बात कही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जीतन राम मांझी ने कोई विवादित बयान दिया हो जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। या समय समय पर चर्चा में बने रहने के लिए वे कोई न कोई विवादास्पद बयान देते रहते हैं। लगभग 2 महीने गया में आदिवासी हिंदू बस्तियों में हो रहे धर्मांतरण के मुद्दे पर भी विवादित बयान दिया था। जीतन राम मांझी ने कहा था कि हिंदू संगठनों में पिछड़ों को आज भी सम्मान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण अगर पिछड़े लोग दूसरे धर्म की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। जहां सम्मान मिलेगा लोग वहीं जाएंगे। इस दौरान उन्होंने सीधे सीधे हिंदू संगठनों पर भी सवाल उठा दिए थे। जीतन राम मांझी के विवादित बयान यहीं पर नहीं थमते। जब कुछ साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सवर्णों के भारतीय होने को लेकर सवाल उठाए थे। जीतन राम मांझी ने सवर्णों को विदेशी मूल करार दे दिया था। उन्होंने आदिवासी, अनुसूचित जाति और गरीबों को भारत का मूल निवासी बताया था। जीतन राम मांझी के इस बयान पर भी उस समय काफी चर्चा हुई थी और विपक्ष में बैठे भाजपा ने मांझी के इस बयान को लेकर निशाना पर लिया था और उन्हें देशद्रोही तक कह डाला था। जीतन राम मांझी के विवादित बयान का सिलसिला यहीं पर नहीं थमता है। जब कुछ समय पहले उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम मंदिर में जाकर घंटी बजाएं और मस्जिद में जाकर अल्लाह को चिल्लाकर याद करें, जैसा लगता है कि अल्लाह बहरा हो गए हैं। ये जीतन राम मांझी ने कहा था। दोस्तों, देश में चल रहे कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के तहत बड़ी संख्या में लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। अब राज्य ये सुनिश्चित कर लें कि हम लोग अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले लें। इसके लिए खास प्रयास कर रहे हैं। जहां राज्यों की ओर से लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, जहां ड्रम पीटकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है और मंदिरों मस्जिदों से उनके लिए ऐलान करवाए जा रहे हैं। जहां संक्रमण की संख्या कम होने के बाद अब राज्य सरकार टीकाकरण को लेकर चिंतित हो गई है। जहां राज्यों ने धीरे धीरे दुकानों और संस्थान खोल दिए हैं, जहां लोगों ने आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है। ऐसे में लोग वैक्सीन की अपनी दूसरी डोज भी भूल सकते हैं। जहां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मेघालय, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ओडिशा, बिहार, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दर्जनों राज्य अधिकारियों ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि लाभार्थियों के लिए काम करने वाले कॉल सेंटर या फिर कोविन ऐप के माध्यम से लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं। जहां लाभार्थियों को उनकी तय तारीख के अनुसार दूसरी डोज प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमों को भी तैनात किया गया है। इस समस्या से निपटने के लिए बिहार ने केवल दूसरी डोज लेने के लिए आने वाले लाभार्थियों के लिए कुछ साइटों पर अलग काउंटर खोलने का फैसला किया है। दोस्तों, बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को दिवंगत विधान पार्षद तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना नाजिश ने नामांकन किया है। नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इसके पहले जेडीयू ने मंगलवार को उन्हें एनडीए की प्रत्याशी घोषित किया। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि तनवीर अख्तर के निधन के बाद उनकी पत्नी को विधान पार्षद बनाने का फैसला लिया गया है। रोजीना नाजिश ने भी नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने एक बेसहारा की मदद की है। दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पीएमसीएच एक बार फिर से विवादों में है। इस बार इलाज करा रहा एक कैदी सभी को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया है। आपको बता दूं कि नाबालिग के अपहरण के मामले में यह कैदी सीवान जेल में बंद था। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया, जहां से वह भाग गया। ये मामला पटना पीएमसीएच का है, जहां टाटा वार्ड से इलाज करा रही कैदी फरार हो गया है। सुबह सुबह शौच के लिए जाने का बहाना बनाकर वह फरार हो गया। आरोपी छपरा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम सुधांशु राय है। वह नाबालिग के अपहरण के मामले में सीवान जेल में बीते 1 महीने से बंद था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सुधांशु राय 6 पुलिसकर्मियों की अभिरक्षा में था। इसके बावजूद भी वह फरार कैसे हो गया, ये सोचने का विषय है। तो दोस्तों, बिहार का पहला आधुनिक पुल बिहार के भागलपुर में बनेगा। विक्रमशिला के समांतर 4 लेन पुल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक से होगा। जब पुल की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो, इसीलिए ब्रिज को स्टील, फाइबर और एक्स्ट्रा डोज का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा, ताकि पुल की उम्र 100 साल से ज्यादा हो। इस तकनीक से पुल की लागत भी कम होगी, उसके रखरखाव में समस्या कम होगी। इस तकनीक से बनने वाला पुल सूबे का यानी कि बिहार का पहला पुल होगा। पुल की डिजाइन का काम रोडिक कंसल्टेंट को मिला है। इस डिजाइन को बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी से सहयोग लेने की बात हो रही है। जी हां, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विक्रमशिला पुल के समांतर प्रस्तावित 4 लेन पुल के निर्माण और अत्याधुनिक तकनीक की डिजाइन को लेकर बैठक की थी।
दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव के तहत अपने पंचायत प्रतिनिधियों को चुनने वाले सभी मतदाताओं को इस बार अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर नई व्यवस्था से गुजरना होगा। जब मतदान केंद्रों पर पहली बार बायोमेट्रिक विधि से मतदाताओं का भौतिक सत्यापन शुरू होने से उन्हें दूसरी बार या फिर बोगस वोट डालने का मौका नहीं मिल सकेगा। इस नवीनतम प्रक्रिया के शुरू होने से अब किसी मतदान केंद्र पर वोट डालने के बावजूद भी कोई भी मतदाता यदि वो मतदान केंद्र या फिर अन्य किसी भी मतदान केंद्र पर फिर से वोट डालने की कोशिश करता हुआ पाया जाता है तो फिर वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में उस मतदाता के खिलाफ दूसरी बार और बोगस वोट डालने के प्रयास में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बिहार के पटना समेत बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले लोग अब घर बैठे अपने जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने एक वेबसाइट पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल पर जाकर के आप अपने जमीन के दस्तावेजों को ठीक करा सकते हैं। जहाँ बिहार में अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोगों के जमीन वाले दस्तावेजों में खाता, खसरा, जमाबंदी, नाम आदि गलत होते हैं, जिसके कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप ऑनलाइन के द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जमीन के किसी भी तरह के दस्तावेज में सुधार के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए परिणाम मर्जन पोर्टल www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर के विजिट करना होगा। दोस्तों बिहार विश्वविद्यालय में नीतीश सरकार जल्द ही बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया करने जा रही है। जहां इसके तहत विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में 3rd ग्रेड कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जहां शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सभी 13 परंपरागत विश्वविद्यालय एवं 260 अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मचारियों के खाली पदों पर जल्द नियुक्ति करेगी। ये नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग या अलग आयोग गठित की जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।